India's average temperature has already risen by 0.7 degrees Celsius since 1901. The World Meteorological Organization confirms 2024 as the hottest year on record. Heat waves now claim thousands of lives annually, disrupting work, health, and food security. Erratic monsoons and prolonged droughts threaten India's agriculture. UNICEF warns that climate disasters put millions of children at risk of hunger and displacement. Research shows Himalayan glaciers retreating, endangering rivers. Animals, plants, and aquatic life are forced to adapt or perish. The Ministry of Environment reports shrinking biodiversity hotspots. Coral reefs face mass bleaching, and forests lose species at alarming rates. India's cities rank among the most polluted globally, whose data shows PM 2.5 levels far above safe limits. Waste mismanagement and rising energy demand compound the crisis. India has pledged net zero emissions by 2070. Government initiatives expand renewable energy. As UNICEF reminds us, protecting the planet means protecting our children's future. नमस्कार दोस्तों, आपका वार्ता चैनल में स्वागत है। बारिश हमेशा से ही भारत में जीवन और खुशहाली का प्रतीक रहा है। यह हमें अन्न देती है, नदियों को भरती है और गर्मी में राहत देती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बारिश एक चेतावनी भी बन गई है। अचानक तेज बारिश, जलभराव, सड़क का उबड़-खाबड़ होना, बाढ़ जैसी स्थितियों का पैदा होना अब हमारे शहरों के लिए एक आम बात होती जा रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी की वर्ष सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के मुताबिक बारिश का पैटर्न बदल रहा है। लंबी और स्थिर बारिश की जगह अब छोटे समय में बहुत तेज बारिश हो रही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक भारत में कई जिले एक ही समय में बाढ़ और सूखे दोनों के खतरे झेल रहे हैं और भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो 2023 की रिपोर्ट में यह साफ बताया गया है कि अनियोजित शहरी विकास, झीलों और जलाशयों पर अतिक्रमण और कमजोर ड्रेनेज सिस्टम भारत के शहरों में बाढ़ की समस्या को और बढ़ा रही है। ये रिपोर्ट सिर्फ एक आंकड़े नहीं है, ये उन कहानियों की झलक है जहां दुकानदार अपने सामान को खो देते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और परिवार हर साल बाढ़ के बाद फिर से शुरुआत करने को मजबूर होता जा रहा है। यह हमें याद दिलाता है कि जलवायु परिवर्तन कोई दूर की बात नहीं है, यह हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका है। इसलिए आज की ये वार्ता बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट हैं, आज हमने जिन्हें आमंत्रित किया है, वो एक बहुत ही खास शख्सियत हैं। आज हम बेहद सम्मानित और प्रेरणादायी व्यक्तित्व का स्वागत कर रहे हैं। मुतुहरा अबीदा वहीदा देवा पर्यावरण शासन, जलवायु नीति और सतत विकास में 35 वर्षों से अधिक का नेतृत्व अनुभव रखने वाली मुतहरा जी ने अपनी जीवन धरती की रक्षा और संगठनों को जिम्मेदारी से विकास और मार्गदर्शन देने में समर्पित कर दिया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर क्लाइमेट चेंज सेल की नोडल अधिकारी के रूप में कार्य किया, जम्मू कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में वरिष्ठ वैज्ञानिक और क्षेत्रीय निदेशक के रूप में सेवा दी है और जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाएं तैयार की है। उनके महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में वुलर झील संरक्षण प्रोजेक्ट शामिल है। ये एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में भी कार्यरत हैं, जो जोखिम प्रबंधन, ईएसजी निगरानी और सतत परिवर्तन पर आधिकारिक आवाज रखते हैं। उनकी यात्रा खास बनाती है, वो विज्ञान, नीति और मानवीय जिम्मेदारी को जोड़ती हैं। हमें यह याद दिलाती है कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि यह लोगों की आजीविका और हमारे बच्चों के भविष्य की बात करती है। तो आइए खुले मन से, खुले दिल से स्वागत करते हैं मुतहरा जी का अपने वार्ता चैनल में।
और उनसे जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन क्या है, अर्बन फ्लडिंग क्या है और इन सब चीज़ों से हम एक आम इंसान किस तरीके से अपने आप को बचाव कर सकता है। आइए, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच नीलेश जी, थैंक यू सो मच। ये आज वार्ता में इस इम्पोर्टेंट विषय पे बात करना हमारे लिए जरूरी भी है और हमारे लिए फॉर गवर्नेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए कि आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि हमारे मुल्क में आप देखिए रेन्स का जो इशू है, आप देखिए जो मॉनसून्स का इशू है, वो हमेशा हमारे लिए एक ब्लेसिंग रहा है। हमारा कल्चर, सभ्यता, our economy depend on water security. So basically, just want to understand, ma'am, आप from a scientist and how this journey has started, because from a educational background जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, your father was a professor and then from the education side, how this craving started कि मुझे climate के लिए ही कुछ करना है, because dedicating your life in the career जहाँ पे climate की ही बात हो रही है और उस era में जहाँ पर लोग jobs और वो सब चीजें सोच रहे थे, आपने climate के बारे में सोचा, how this journey has started. So probably if you can just throw some light on that. बिल्कुल अनिल जी, उस जमाने में कोई सुनता ही नहीं था, कोई समझता ही नहीं था कि क्लाइमेट चेंज है, पोल्यूशन कंट्रोल है, एनवायरमेंटल इश्यूज है। यू सी दैट माय जर्नी इन एनवायरमेंटल गवर्नेंस बिगेन with a strong grounding in environmental science because I was a student of environmental science, but very rarely I realized that sustainability challenge cannot be solved by science alone. This requires sound governance. फिर ethical decision की भी जरूरत है and institutional accountability की भी जरूरत है। तो मैंने बहुत इकोसिस्टम्स पे काम किया। आप देखिए वाटर बॉडीज पे काम किया, लैंड यूज प्लानिंग जम्मू कश्मीर में उस पे काम किया। देन आई सॉ फर्स्ट हैंड हाउ एनवायरमेंटल रिस्क्स ऑफन स्टेम फ्रॉम गवर्नेंस गैप्स, वीक कंप्लायंस सिस्टम्स एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। टर्निंग पॉइंट ये था इन माय करियर was joining the State Pollution Control Board as it is inception. उस वक्त first officer I joined as it is first officer. So being part of an organization in this formative stage allowed me to contribute to building regulatory frameworks, environmental monitoring systems and compliance mechanism from the ground up. उस वक्त ये स्टेज था कि कुछ भी नहीं था। I started with whatever I could and I gained a lot of knowledge at that point in time. I studied law, I studied finance, I studied planning, और इस experience को shape up my understanding that environmental performance is deeply linked to governance structures. Decisions are made, risks are assessed. क्योंकि इसको डीप डाउन मेरे कहीं ये हो गया कि ये गवर्नेंस का इशू है, ये साइंस अलोन नहीं है। तो जब क्लाइमेट रिस्क मोर विजिबल हो गया, बहुत विजिबल हो गया, उस जमाने में स्टार्ट होने लगा विजिबल, तो हमारा क्लियर ये था कि फाइनेंशियल ऑपरेशनल रिस्क जो गवर्नेंस के लिए और बिजनेस के लिए ये बड़ा जरूरी है, इसको देख लेना। तो this led me to focus on integrating climate action into policy and planning frameworks, including leading the preparation of state action plan on climate change and facilitating many climate resilient projects at that point in time. ये जो effort था, ये reinforced my belief that climate change is fundamentally a governance issue, central to risk management, long-term value creation and stakeholder trust. Today, as you introduced, as a certified independent director and through my consulting work, my focus is embedding ESG. ESG principle जो है, environmental social governance principles जो है, वो into organization strategy में करना बड़ा जरूरी है। तो इसको ताकि जो हमारा एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल इक्विटी है और रोबस्ट गवर्नेंस ट्रीट नहीं किए जाते हैं एज अ कंप्लायंस ऑब्लिगेशन बट एज अ स्ट्रेटेजिक
स्ट्रेटेजिक इशू, हम स्ट्रेटेजी के तौर पे इसको अपने गवर्नेंस में लगा ले तो हमारे लिए बेहतर रहेगा, हमारी इंडस्ट्री के लिए बेहतर रहेगा, हमारे लोगों के लिए बेहतर, हमारी कम्युनिटीज के लिए बेहतर रहेगा। तो उससे फिर ESG जो इंटीग्रेशन है वो स्ट्रेंथ करता है रेजिलियंस। आपको पता है इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी भी होती है, क्योंकि आजकल सस्टेनेबल वॉशिंग की बड़ी बात हो रही है। I have written a piece on that कि सस्टेनेबल वॉशिंग की बड़ी जरूरत है। हमारे कंट्री में जो सस्टेनेबल वॉशिंग की लोग कोशिश करते हैं उससे ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट होती है और आपका रेपुटेशन भी इफेक्ट होता है। तो what continues to inspire me is the conviction that strong corporate governance and credible ESG practices are essential for sustainable growth. When organizations align purpose with performance, sustainability becomes a driver in innovation, risk mitigation, and long-term value for business, communities, and future generations. In that case, the major problem is the governance part. So, जो अगर गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए तो बहुत सारी चीजें हमारी सॉर्ट आउट होनी शुरू हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जस्ट टू मेक लिटिल अंडरस्टैंडेबल फॉर द ऑडियंस, ये अर्बन, क्योंकि ये टर्म बहुत यूज होता है, हमने न्यूज चैनल्स में भी बहुत सुना है, ये अर्बन फ्लडिंग। व्हाट इज दिस अर्बन फ्लडिंग? देखिए, बिफोर डेवलिंग इनटू दिस सब्जेक्ट क्लोजली इसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। एक मैं छोटा सा बैकग्राउंड डेटा के साथ आपको दे दूंगी ताकि हम हमारे लिसनर जो है वो ये समझ पाए कि पोजीशन क्या है, इशू क्या है बेसिक। क्योंकि रेन ने हमारा सदियों से ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी दे दी है। रेनफॉल एक प्रिडिक्टेबल इनपुट था उस वक्त, इट हैज चेंज इनटू अ सिस्टमिक रिस्क वेरिएबल राइट नाउ। आप देखिए हिल स्टेशन श्रीनगर, शिमला की बात कर लीजिए, एकदम फ्लैश फ्लड, बारी पसियां आने की वजह से जानी और माली नुकसान हो रहा है। मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कलकत्ता ड्राउन हो जाते हैं विद आवर्स ऑफ हेवी रेन। क्यों होता है ये? स्मॉल टाउन आप देखिए, विलेजेस अक्रॉस राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ओडिशा है, असम है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरला एंड तमिलनाडु एक्सपीरियंस फ्लड्स। जो रेयर था, जो वहां पे इंसान समझता ही नहीं था, सोचता ही नहीं था कि फ्लड आ जाए, ऐसी जगहों पे फ्लड आ जाता है। तो ये एक्सट्रीम रेनफॉल क्यों है, इसका फिजिक्स में थोड़ा सा बता दूंगी आपको कि देखिए, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो राइज हो गया है वो हो गया है अप्रोक्सीमेटली 1.2 डिग्रीज आप 1850 से 2024 तक अप्रोक्सीमेटली। तो उसका ये मतलब है कि मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो एयर की है, पानी नमी जो पानी हवा में रहती है, वो इंक्रीज हो जाता है विद एवरी डिग्री अराउंड अप्रोक्सीमेटली, इसको कैलकुलेट किया जाता है 60% के हिसाब से, मीनिंग कि मोर वाटर इन द एटमॉस्फेयर। तो उससे हेवियर रेनफॉल इन शॉर्टर टाइम हो जाता है। ये इसका साइंस है। अब क्लाइमेट चेंज ने क्या किया? क्लाइमेट चेंज हैज नॉट इंक्रीज्ड टोटल रेनफॉल एवरीवेयर, बट इट हैज इंक्रीज्ड रेनफॉल इंटेंसिटी। एकदम आ जाता है, शॉवर तेज आ जाता है। अब जो हमारा इशू है, हमारी कंट्री का इशू है, वो है कि हम रेनफॉल पुअर स्टोरेज कंट्री है। देखिए, एनुअल रेनफॉल वॉल्यूम जो है वो हमारा लगभग अराउंड 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। इंडिया जो यूज करता है या स्टोर करता है वो है, सरफेस स्टोरेज कैपेसिटी हमारी है कोई 250 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। तो हमारा जो अंडरग्राउंड है, वहां से हम जो ड्रॉ करते हैं, वहां से हम जो यूज करते हैं या स्टोर करते हैं, वो 430 बिलियन क्यूबिक मीटर के लगभग है। तो मीनिंग देयर बट दैट जो हमारा 70% रेन है, 70% रेन वाटर जो है वो फ्लो हो जाता है, वो जाया हो जाता है, दैट फ्लोज अवे अनयूज्ड। तो इसका मतलब है कि हम डेफिशिएंट नहीं है, हमारे पास है मगर हम स्टोरेज नहीं कर पा रहे हैं। अब मसला क्या हो गया? चेंजिंग मॉनसून जो पैटर्न जो हमारी कंट्री में है, वो है कि मॉनसून रेनफॉल आप 880-890 मिलीमीटर पर ईयर के हिसाब से आप लगा दीजिए। तो ट्रेंड जो
शो करता है, ट्रेंड जो बताता है वो है कि डिक्लाइन इन मॉडरेट रेनफॉल डेज हैज डिक्रीज्ड, डिक्लाइन हो गया उसमें, और जो इंक्रीज हो गया वो एक्सट्रीम रेनफॉल डेज होता है। अगर आपको पुराने जमाने में मानसून के टाइम में 10 दिन रेनफॉल होता था, आज जब 5 दिन रेनफॉल होता है वो भी इंटेंस रेनफॉल होता है। और मानसून कहाँ लोग इतना खुश होके, उसको सूदिंग था, घर में बैठते थे लोग, फिल्मों के गाने उस पे इतने सारे हैं, रिम झिम वाले गाने, पुराने जमाने से इस पे इतने गाने फिल्माए गए हैं। आज तो इट कम्स एज एन आफत आती है, इंसान तो ये परेशान हो जाता है, बारिश होगी तो मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। वो घर में बैठना, फिर पकोड़े और चाय पीना, दैट वाज आवर सभ्यता, दैट वाज आवर कल्चर, वो खराब हो गया है। तो उससे लोग परेशान रहते कि क्या करें। अब मसला क्या है, अब अर्बन फ्लडिंग की जहां आप बात कर रहे हैं, अर्बन जो एक्सपेंशन है, आप देखिए जो हमारी 1951 की अगर पॉपुलेशन हम ले ले, अर्बन पॉपुलेशन की मैं बात कर रही हूं, तो 62 मिलियन लगभग थी। 2024 की बात करें तो 520 मिलियन है अर्बन पॉपुलेशन आपकी, अराउंड दैट। तो जो आपका प्रोजेक्शन है, जो 2050 इंडिया का प्रोजेक्शन है अर्बन पॉपुलेशन की मैं बात कर रही हूं, वो 850 मिलियन के अराउंड होगा, दैट्स अप्रोक्सीमेट 850 मिलियन। तो अब ये है कि अर्बन लैंड जो है जो हमारे सिटीज की लैंड है, वो 5 to 6 टाइम्स जो वो एक्सपैंड हो गई लास्ट 50 इयर्स में। तो हमारे पास जो 80 मिलियन सिटीज है इस वक्त, जो इस वक्त पोजीशन है वो 80 मिलियन सिटीज है। नीति आयोग ने बोला है कि 40% पॉपुलेशन 2030 में अर्बन हो जाएगी, 40% पॉपुलेशन विल कम टू द सिटीज। तो आप अब इंडियन मेट्रोज की बात करें, इंडियन मेट्रोज की जो बात है वो है कि हमने क्या किया, 50 to 80% जो लैंड है वो नाउ इम्परमेएबल है, मतलब हमने कंक्रीट का बनाया, हमने एस्फॉल्ट का बनाया, तो हमारे पास जो है 50 to 80% है वो सारा लैंड इम्परमेएबल है। जो नेशनल लैंड इन्फिल्ट्रेशन है वो अराउंड रेनफॉल एब्जॉर्ब जो है 50% के है। तो जो अर्बन इन्फिल्ट्रेशन, आप इमेजिन कर लीजिए, अर्बन इन्फिल्ट्रेशन जो है हमारी, जो शहरों की इन्फिल्ट्रेशन है वो 5 to 15% के अराउंड अप्रोक्सीमेट है, वो इससे ज्यादा इम्परमेएबल नहीं है, सारे कंक्रीट है। तो इसका मतलब है जो रन ऑफ है वो अर्बन एरियाज में हमारे पास 5 to 10 टाइम्स मोर पानी जो बह जाता है विदाउट गेटिंग एब्सॉर्ब्ड इनटू द लैंड, क्योंकि हमने जमीन ही नहीं बाकी छोड़ी है, हम कहाँ वो जाएगा कहाँ पानी। तो अपना अब दूसरी चीजों की बात करें हम, अर्बन फ्लडिंग में जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इंपॉर्टेंट जो इशू है वो है कि ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस जो है हमारे कंट्री में। वो देखिए एज अगर कर लीजिए, मुंबई में अगर डिजाइन आप देखेंगे, डिजाइन हो गया है 1860s में, जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है, थोड़ा बहुत इधर उधर वो पैचवर्क काम होता है, मगर इट हैज नॉट बीन रिप्लेस्ड। अच्छा, कोलकाता में आप लेट 19th सेंचुरी का है, दिल्ली में मोस्टली मिड 20th सेंचुरी का है, चेन्नई और बेंगलुरु को डिजाइन किया गया है ऑन द पैटर्न ऑफ सम 70s और 80s के इस पे। अब ड्रेनेज कैपेसिटी हमारी कहां पे इफेक्ट हो गई, वो मुंबई एग्जांपल अगर ले ले तो हम डिजाइन कैपेसिटी जो उसकी है वो है 50 to 100 mm पर आवर की, जो एक्चुअल है, जो एक्चुअल रेनफॉल की इंटेंसिटी होती है मुंबई में। तो हमने डिजाइन जो कैपेसिटी करी है वो है 25 mm पर आवर। तो पानी कहां जाएगा, ये घरों में तो जाएगा ना। दिल्ली का जो एग्जांपल है, दिल्ली अगर ले ले हम, तो स्टॉर्म वाटर जो ड्रेन कैपेसिटी है वो 20 to 30 mm पर आवर का हिसाब देता है। तो एक्सट्रीम रेनफॉल में ये 70 to 120 mm पर आवर आता है। तो पानी कहां जाएगा, घरों में तो जाएगा। बेंगलोर के एग्जांपल ले लीजिए, ड्रेनेज नेटवर्क जो है वो वहां पे डिजाइन किया गया था पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 5 मिलियन। आज बेंगलोर की पॉपुलेशन अगर सेंसस की बात करें तो 13 मिलियन के करीब है, तो जाएंगे कहां। अब इंडिया ने हमने एक्सपैंड 5 to 10 टाइम्स हमारा पॉपुलेशन एक्सपोर्ट हो गया, मगर ड्रेनेज वही का वही है।
और एक बात हमने करी, अब हमने ये भी किया कि जो नेचुरल हमारा वाटर सिस्टम था उसको कोलैप्स कर दिया। अब देखिए वेटलैंड, लेक्स लॉस किए हैं। अगर ओवरऑल आप इंडिया की बात करें तो अराउंड 35% वेटलैंड आपके, वी हैव लॉस्ट 35% वेटलैंड अप्रोक्सीमेटली। अर्बन वेटलैंड का तो ज्यादा ही हाल खराब है, वहां पे तो हमने लूज किया अराउंड 50%। जो सिटी लेवल डेटा की अगर मैं बात करूं तो आप बेंगलोर में लेक्स 1960 की अगर बात करें तो अराउंड 10,000 प्लस था। आज जो फंक्शनल लेक है वो 200 से कम है, लॉस है 80%। आप क्या करेंगे? चेन्नई में जो वेटलैंड लॉस है वो है, इट इज मोर देन 80%। दिल्ली एनसीआर जो है वहां यमुना फ्लड प्लेन एनक्रोचमेंट जो है वो अराउंड 40 to 60% है। तो हमने जो शॉक ऑब्जर्वर्स हमारे पास थे, द शॉक ऑब्जर्वर्स, वी हैव डिस्ट्रॉयड ऑल नेचुरल शॉक ऑब्जर्वर्स। जो ऑब्जर्व करते थे उनको सारों को खत्म कर दिया। अब उसका और एक इशू हमारे सिटीज का जो इशू है अर्बन फ्लडिंग का, वो है कि सॉलिड वेस्ट और प्लास्टिक, ये ड्रेन किलर है। आपको पता है, दिस इज अ ड्रेन किलर। जो वेस्ट की अगर बात करें अब, हमारे टोटल कंट्री की म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन जो है वेस्ट की, वो हमारी अराउंड 62 मिलियन टन्स पर ईयर के हिसाब से होता है, अराउंड दैट। एक्सपेक्टेड जो प्रोडिक्शन है 2030 की, वो है 165 मिलियन टन्स पर ईयर। आप प्लास्टिक वेस्ट की जो बात करें वो 3.5 मिलियन टन्स पर ईयर हमारा निकलता है। रिसाइकलिंग रेट जो है वो लेस देन 60% है। तो जो 20 to 30% अर्बन ड्रेन्स है वो पार्शियली ब्लॉक्ड रहती है ड्यूरिंग मॉनसून। इसके पास आप इस पे सोने पे सुहागा ये है कि कंस्ट्रक्शन डेब्री जो है वो अराउंड 25 to 40% ड्रेन ब्लॉकेड कर देता है। तो फ्लड्स आर नॉट कॉज्ड बाय रेन, दे आर कॉज्ड बाय वेस्ट। आपका वेस्ट सारे नालियां बंद करता है, सारे ड्रेन्स बंद करता है, तो पानी जाएगा कहां? पानी हैज टू मेंटेन इट्स लेवल, तो वो जाएगा कहां? अब जो विलेज हमारा कुछ कर सकता है, मगर एक चीज है कि विलेजेस में ग्राउंड वाटर बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। हमारे पास जो 6-6.5 लाख विलेजेस है, उसमें लोगों को अगर स्टोर कर सके, वो 1 करोड़ लीटर पर ईयर स्टोर कर सके, तो 6.5 मिलियन करोड़ लीटर्स हमारे जो पानी है वो बच जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो बात करें तो उसमें कि रूरल हाउस होल्ड जो है वो 50 to 100 स्क्वायर मीटर्स कर सकता है, मिलीमीटर्स कर सकता है। एवरेज रेनफॉल जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से जो ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन है वो हमारी कंट्री में जो है वो 20 to 25% नेशन वाइड जो है वो ओवर एक्सप्लॉयटेड ब्लॉक्स है। अच्छा, अब इकोनॉमिक कॉस्ट इसका आप देख लें। इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जो अर्बन फ्लडिंग हो जाती है ना, तो इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अब देखिए मुंबई में 2005 में फ्लडिंग हो गई तो अराउंड 14,000 प्लस करोड़ का नुकसान हो गया। चेन्नई में 2015 में हो गया तो 15,000 करोड़ का नुकसान हो गया, प्लस ये अप्रोक्सीमेशन है। केरला में 2018 का हो गया 30,000 प्लस करोड़ का नुकसान हो गया। कश्मीर में 2014 का फ्लड आ गया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो आप जो इकोनॉमिक कॉस्ट इसका है वो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। इट इज हैपनिंग, जीडीपी लॉस भी हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज भी हो जाता है, प्रोडक्टिव लॉस भी हो जाता है, लोग भी बीमार हो जाते हैं, हेल्थ कॉस्ट भी इसका है। आपको बीमारी, इतनी सारी बीमारियां हो जाती है तो आपके हॉस्पिटल बढ़ जाते हैं, तो क्या करेंगे? दे आर इकोनॉमिक डिजास्टर्स। अच्छा, अब जो हमारे इश्यूज है कि सिटीज आर ड्राउनिंग बिकॉज ऑफ डिजाइन। इंडिया इज, लास्ट लाइन में इसमें इस क्वेश्चन में ये बता दूंगी कि इंडिया इज फेसिंग 21st सेंचुरी क्लाइमेट विद 20th सेंचुरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड 19th सेंचुरी प्लानिंग। अब मेरा ये है, इस पे ये है कि देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। This is no longer an environmental conversation. This is a governance, infrastructure and balance sheet conversation. We have to
We have Before to we reduce jump on everything that in the governance now. Correct. So before we jump on that question, I just want to understand कि जैसे आपने बताया कि ये पूरा जो अर्बन प्लानिंग है उसका एक इशू है, प्लस हमारा ये जो डेली इम्पैक्ट हो रहा है, दैट इज हमारे पास सफिशिएंट लेक्स है, पॉन्ड्स है, स्टिल वी आर लूजिंग ऑन लैंड्स. तो ये क्या ग्लोबल जो हम लोग अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, दैट इज रूरल्स को मूव कर रहे हैं अर्बन में, एंड हमारे जो मेट्रो सिटीज है वो एक्सपैंड कर रहे हैं. अगर मैं अपना बैंगलोर देखूं, दैट इज एक्सपैंडिंग, दैट हैज एक्सपैंडेड. अपना मुंबई हैज एक्सपैंडेड, अपना नोएडा हैज एक्सपैंडेड. सो ये जो एक्सपेंशन है, दिस इज बेसिकली किलिंग ऑन हमारा जो रिसोर्सेबल और फर्टाइल लैंड था, ये उसके वजह से ये ऐसा हो रहा है क्या? आप देखिए ना, अर्बन फ्लडिंग जो इशू है, माइग्रेशन इज अ वेरी वेरी ह्यूज इशू. माइग्रेशन बहुत बड़ा इशू है. आप जब जब इसकी तलाश में यंग पीपल बेटर एजुकेशन की तलाश में, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, दे मूव टू द सिटीज, दे मूव टू द मेट्रोज. मेट्रोज में ये है कि हमने अब मेट्रोज की प्लानिंग, हम अपना जो 1.5 बिलियन के पॉपुलेशन है, यू कैन नॉट टेल एनीबडी नॉट टू कम टू दिल्ली और टू सेटल इन दिल्ली और बैंगलोर और चेन्नई और कोलकाता. तो ऐसा है कि हमारा जो प्लानिंग है दैट नीड्स टू बी रीओरिएंटेड. क्योंकि प्लानिंग उस वक्त पुराने जमाने की प्लानिंग में हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, दैट इज एन एनवायरमेंटल प्लानिंग नाउ. नीति आयोग को भी ये समझना चाहिए और हमारे सब प्लानिंग प्लानर्स को ये समझना चाहिए कि वी हैव टू रीओरिएंट आवर प्लानिंग थ्रू आउट द कंट्री. मेरा तो ये है कि ब्लॉक लेवल से स्टार्ट करें. लेट यू, हमारे पास पुराने जमाने में जो जो गांव में होता था वो बोलीज होती थी, वो पानी की छोटी छोटी उसमें भैंस, गाय, जो भी लाइव स्टॉक आपके पास होता था वो पानी पीता था. फर्स्ट ऑफ ऑल गर्मियों में उधर बैठता था. तो that was a balance. we had created a balance. हमने जो कंक्रीट का बनाया ना, सिर्फ हम तब भी जिंदा रहते थे. इंडिया तब भी सस्टेनेबल था. आज भी वी कैन बी नंबर 1 इन सस्टेनेबल बिजनेस. जो आजकल ट्रेंड है वो है सस्टेनेबल बिजनेस में. हम इस वक्त लीड कर सकते हैं वर्ल्ड को, क्योंकि हमारे पास आयुर्वेदा है, हमारे पास जो पुराने जमाने के जो है कि ये मेडिसिन लेते हैं, ये चीज लेते हैं, ये चीज लेते हैं. वी हैव टू रीओरिएंट आवर गवर्नेंस एंड द डिजाइन ऑफ द सिटीज. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. घर बनाएंगे हम. दिल्ली में आप देखिए ना, हम नॉर्थ इंडिया का मोस्ट ऑफ द एरिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर वो सेस्मिक जोन 6 पे अब है. हम बड़ी बिल्डिंग जो बनाए ना, किसी टाइम जो 20वें फ्लोर पे बैठता है वो कैसे नीचे आ जाएगा, मुझे ये बताइए. और हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और वो डिजाइन्स भी नहीं है. क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज में इंटरनेशनली बहुत चेंज आ गया. आपके पास ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, आपके पास बहुत साइंस ने बहुत तरक्की की है, क्लाइमेट चेंज ने, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर ने बहुत तरक्की की है. हम उसको लेने के लिए या तो तैयार नहीं है या हमारा प्लानिंग ऐसा है. वी नीड टू लुक इनटू इट ऑल. Okay. So basis your experience, so so do we have strong policies in place? हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसीज है as of now इस चीज को कंट्रोल करने के लिए? गवर्नमेंट पॉलिसी इतनी सारी है, इतना सारा हमारे पास डेटा है, इतना सारा हमारे पास रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, बहुत ज्यादा है. आप देखिए ना, एनवायरमेंटल लॉज जो है, जो आपके गवर्नेंस लॉज है, वो इतने अच्छे हैं. और आपने देखिए कितने मिशन मोड पे जो हमारे मिशन मोड पे जो इतने इनिशिएटिव्स स्टार्ट हो गए फॉर द पास्ट नाउ डेकेड और सो हमारे पास. मगर उसको इम्प्लीमेंटेशन हमारा इशू है. क्योंकि हमारे पास इम्प्लीमेंट कौन करता है? इम्प्लीमेंट हम और आप करते हैं, जो ग्राउंड पे लोग हैं. हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स का वो फुकदान है, ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है ही नहीं जो इसको इम्प्लीमेंट करे. इम्प्लीमेंटेशन इज एन इशू, नथिंग एल्स. हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज है. इम्प्लीमेंटेशन में हमको ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे पास है, जो हमारी, क्योंकि ब्रेन ड्रेन हमारा आप देखिए ना कितना होता है. क्यों जाते हैं ये अमेरिका और यूके और अदर ईयू कंट्रीज और पता नहीं कहां कहां हमारे जवान जाते हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग जाते हैं, हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है. क्यों? देखिए हमारे पास जो
आप मैं इस फेवर में भी हूं कि स्किल डेवलपमेंट हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए। स्किल डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? फॉर एग्जांपल, आपके पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, आपके पास एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है। आप देखिए, आप इसको मेरे पास एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, वो खराब हो जाता है, वो किसी वजह से ये हो जाता है, तो हमको इंजीनियर हमारे पास लोकली अवेलेबल ही नहीं है जो इसको सेट राइट करे। मुझे आप कोलकाता में बैठे हैं, आप केरला में बैठे हैं, आपको मुझे फोन करना है, ले जी आप आइए और यहाँ पे इसको ठीक कर लीजिए। इट टेक्स यू 3 to 4 days इन आपको वो आने में, अपना ट्रांसपोर्ट या अपना ट्रिप आपको लगेगा। बिल्कुल। एंड मनी तो आपका एनहांस, मुझे पैसा ज्यादा देना पड़ेगा ना आपको टू सेट दैट राइट। अगर हमारे पास लोकल टैलेंट अवेलेबल हो, मैं तो इस फेवर में हूं कि स्किल डेवलपमेंट में इंस्टीट्यूट में जो प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास, प्लानिंग इसके पास, नीति आयोग के पास एक ऑलरेडी वो है कि स्किल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, तो वो उसमें ऐसी चीजों पे हम तवज्जो दे। जैसे हमें इंजीनियर से बीटेक कोई इंजीनियर करता है, बी कोई करता है, सिविल इंजीनियर कोई है, उसको इस स्किल डेवलपमेंट में हम स्पेसिफिक मशीनों पे उनको ट्रेन करें, सो दैट वी प्लग दीज होल्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जैसे आप अर्बन फ्लडिंग की बात हम कर रहे हैं, तो हमारे पास जो लीक्स है इन बाथरूम्स, लीक्स छोटे छोटे लीक्स होते हैं जो करा कतरा आपका गिरता है, आपके पास प्लम्बर, उसको क्या करना है, उसको एक वॉशर आप चेंज करेंगे तो इट विल सेट राइट, बट आई डोंट हैव द एक्सपर्टीज, आई हैव टू कॉल यू। तो उसमें ये होता है कि हमारे पास लोकल टैलेंट को यहां रखने के लिए, अपनी कंट्री में रखने के लिए, हमको ऐसे स्किल जो हमको लोकल हमारे एड्रेस करेंगे, मेरा इशू एड्रेस करेगा, आपका इशू एड्रेस करेगा, वो क्यों यूके में। और दूसरा, हमारे पास एक और इशू, सीरियस इशू है, हमारे पीएचडी स्कॉलर्स जो है यूनिवर्सिटीज में, वो ले लेंगे यूके की प्रॉब्लम, वो लेंगे यूएसएसआर की प्रॉब्लम, वो लेंगे यूएसएसआर नहीं, सोवियत यूनियन की प्रॉब्लम, इसके ना रशिया की प्रॉब्लम, वो ले लेंगे ईयू की प्रॉब्लम, वो ले लेंगे अमेरिका की प्रॉब्लम, और इस पे बात काम करेंगे। मेरी प्रॉब्लम पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे क्या लोकल इशू है। विद द रिजल्ट, जो डेटा हमारा है, हम क्रिएट करते हैं डेटा फॉर वेस्ट, वो यूज करते हैं हमारा डेटा, they are using it, they are publishing the papers। हम अपना लोकल प्रॉब्लम अपने रिसर्च स्कॉलर्स को नहीं देते हैं काम करने के लिए, ताकि we create data, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है, डेडिकेटेड डेटा पोर्टल नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कुछ है, एनविस, मगर वो स्कैटर्ड है। एनविस का एक पोर्टल है जो मैंने भी उस पर काम किया, हमने स्टार्ट किया था, स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट बनाए, बड़े, मैं अभी बता रही थी, बड़े इनिशिएटिव्स हैं, हम कर सकते हैं, मगर उस डाटा को इकट्ठा करके एक पोर्टल पे डालना है, और उसको सेंट्रल पोर्टल इस्तेमाल करके उसको प्लानर्स को देना है, प्लानर्स उस पे काम करे, क्योंकि ये सारा जमा करके, क्योंकि इट इज एन इंटीग्रेटेड इशू, ये आपका भी इशू है, ये इट इज ए लाइफस्टाइल इशू। आपके पास डेटा जो यूनिवर्सिटीज में आपके स्कॉलर्स क्रिएट करते हैं, वो भी चैनलाइज होके एक जगह जमा होके उसको आगे प्लानर्स इस्तेमाल करें। दैट इज द मंत्रा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। सो दैट इज, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास काफी ऑल्दो स्कैटर्ड डेटा है, लेकिन वो डेटा, सो बेसिकली सजेशन ये है मेरे लिए, ये एक काइंड ऑफ अ टेक अवे है हम सबके लिए, कि डेटा अवेलेबल है, जो रिसर्च करना है हम उसी डेटा को लेकर के अपने देश पे रिसर्च करें, रादर देन रिसर्च करने के लिए किसी और का डेटा लेके किसी और के लिए करें। तो वो एक अपने लिए रिजल्ट निकल के आएगा। आप देखिए अनिल जी, जो डिजास्टर हो गया, जो क्लाउड बर्स्ट होते हैं हमारे यहाँ, कितने क्लाउड बर्स्ट होते हैं, एकदम रेन आता है तो एकदम सारा नुकसान हो जाता है। हिमालयन इश्यूज का, जो हमारा नॉर्थ इंडिया का इशू है, वो बड़ा सीरियस इशू है। हमने इस समर में वी लॉस्ट सो मच ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। आप देखिए कहां कहां ये हो गया, इतना, ये जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़, रामबन और उत्तराखंड में कितना नुकसान होता है, कितना ह्यूमन रिसोर्स लॉस हो जाता है हमारा, रेगुलर होने लगा है। देखिए क्या होता है, ये क्यों हो जाएगा। हमारे पास जो प्रेडिक्शंस है, जो हमारे पास फोरकास्टिंग है, दैट नीड्स टू बी स्ट्रेंथन्ड। लोकल जो होगा अवेलेबल, आपको पता है आपके इलाके में क्या है,
आपके इलाके में ज्योग्राफी क्या है, आपके इलाके में हाइड्रोलॉजी क्या है। हमारे पास टैलेंट अवेलेबल है, हम इसको चैनलाइज नहीं कर पाते हैं, हम इसको इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक सेंट्रल प्लेस पे मेरा ये है कि हर एक स्टेट में एक सेंट्रल प्लेस में एक नॉट कमिटी बट कंपनी टाइप ऑफ ए थिंग बनाई जाए, कंपनी, सेल्फ सस्टेन कंपनी, क्योंकि इसमें पैसे की कोई कमी नहीं है। वी कैन ड्रॉ ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज, क्लाइमेट इश्यूज, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट में वी कैन ड्रॉ लॉट ऑफ इंटरनेशनल फंडिंग। हमारे पास फंडों की कोई कमी नहीं है, और हमारे पास भी बहुत ये है, हम फंडों की कमी से नहीं हो रहे हैं, बट एक चीज उसको एक जगह जमा करके उसको हर स्टेट में, हर जगह में एक जगह जमा करके एक कंपनी टाइप ऑफ ए थिंग बनाना है, जिसमें सारे लोग एक जगह जमा करके, आपके पास प्लानर है, आपके पास एनवायरमेंटलिस्ट है, आपके पास है ही नहीं, हमारे स्टेट में देखिए ना, एनवायरमेंटलिस्ट उस कमिटी में हो, ऑल इन वन, सो दैट एक कोहेसिव पॉलिसी बने। उसको जमा, रिसर्चर्स हूँ, यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हूँ, रिसर्च स्कॉलर्स के रिप्रेजेंटेटिव, यंग पीपल हूँ, कम्युनिटी हो, सीनियर सिटीजन्स हो, ये हो, ये ना, ये जो हमारे पास सिविल सोसाइटी है वो हो, इंडस्ट्री हो, तो एक जगह जमा करके उसको एक वार्ता करे, उसको एक बात करे वहां पे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि डाटा जमा करके इसको एक पोर्टल में डाल के इसको यूज करना है। वी हैव टू यूज दैट वे। उसमें एक चारा नहीं है इसके बगैर, क्योंकि सेल्फ सस्टेन में क्या होता है, आपके पास एक प्रोजेक्ट बनाएंगे आप, उसमें आजकल इंटरनेशनल जो आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे ना कोई, तो उसमें इनबिल्ट होता है, आपके पास पैसा आ जाएगा फॉर मेकिंग ए प्रोजेक्ट, उसमें पैसा होता है इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी हमारे पास है। एनएफसीसी में मैंने जो 22.51 करोड़ का प्रोजेक्ट ले लिया, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट था वो 8-9 लाख रुपए था, मतलब कोई परेशानी नहीं है। उसके अलावा क्या कर सकता है, जो पीएमयू बनता है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट हर चीज में बनता है, वो उसको एक जगह करके उसको एक दिशा देनी है, उसको एक डायरेक्शन देनी है, हाउ टू डू इट, क्योंकि डेटा इज स्कैटर्ड, इट इज टू बी कंपाइल्ड, वो बड़ा काम है। डेटा माइन करना बड़ा काम है हमारी कंट्री में, ह्यूज कंट्री है, उसको डेटा को माइन करना, यू शुड हैव करेक्ट पीपल एट द करेक्ट प्लेसेस। आपके पास वो लोग होने चाहिए जो कर पाए इस चीज को। हमारे पास वो वर्कफोर्स है, बिकॉज जैसे आप अगर हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करें, क्योंकि इंडिया इज अ वेरी रिच कंट्री जहाँ पर बहुत ज्यादा सारे टेक्नोलॉजी एम्बेडेड है। अगर हम दूसरे कंट्रीज के अंडरस्टैंडिंग को देखें, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है जो आईटी कंपनीज है, तो जो डेटा माइनिंग बहुत इजीली कर सकती है, क्योंकि उनके पास वो स्किल्स है, वो बैंडविड्थ भी है और वो टेक्नोलॉजी भी है। अगर हम इन दोनों को मैरी करा दे, गवर्नमेंट के पास जो इंफॉर्मेशन है, डेटा है, और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, दोनों एक सेपरेट एंटिटी पे काम कर रहा है, अगर हम दोनों को मैरी करा दें तो प्रॉब्लली एक बहुत अच्छा आउटपुट निकल के आ सकता है देश की उन्नति के लिए। एब्सोल्युटली, बट बिकॉज हमारा ह्यूमन रिसोर्स इतना ज्यादा है एनर्जी कि आप इसको काम पे लगाना जरूरी है ना, यू हैव टू पुट पीपल टू वर्क। वो जो किसी डेवलपमेंट का मंत्र है वो है एवरीबॉडी शुड वर्क। अगर आपके पास इलिटरेट लोग रहेंगे, अगर आपके पास बेकार लोग रहेंगे, वो कुछ ना कुछ करेंगे। इंसान का ये इट इज इन योर डीएनए, तो यू थिंक बैड। कभी हमारे जवान सिगरेट पीते हैं, कभी नशा करते हैं, कभी कुछ करते हैं। आप देखिए सोशल मीडिया का कितना बुरा यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज पीपल आर अनएम्प्लॉयड, पीपल्स ऑल, वो बेकार पड़े हैं, वो कुछ ना कुछ तो करते ही रहेंगे। आप देखिए विमेन इश्यूज कितने सीरियस है हमारी कंट्री में, बिकॉज वी हैव टू पुट पीपल टू वर्क, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम पीपल टू वर्क सो दैट वी एटलीस्ट यूज दियर टैलेंट। हम इनका टैलेंट यूज करके उसको सही दिशा में डाल दे, हमारे लिए भी फायदा हो जाएगा और लोगों के लिए भी फायदा हो जाएगा, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी इफेक्टिव
हो जाए, क्योंकि सक्सेसफुल डाउन द चेन आपका चेन होना चाहिए। देखिए आप प्रोजेक्ट एक बनाएंगे, डाउन द लाइन एक चेन बनानी पड़ती है, उसमें टेक्निकल लोगों की क्या चेन है, कहां से लास्ट में कहां से आपका रिजल्ट आएगा, और उस रिजल्ट को फिर क्या हो जाता है। यहाँ पे प्लानिंग में हमारे पास जो पुराना सिस्टम था कि 5 ईयर की प्लानिंग है, 1 साल की प्लानिंग है, हमने 1 साल काम किया, फिर जो वहां 5 साल से पहले उधर छोड़ दिया, नए 5 ईयर प्लान में फिर वहां से हम स्टार्ट कर देते हैं। वो गैप्स फिल करने की, जो गैप्स उसमें रही ना, एक प्लान में गैप्स रही, इस साल गैप्स रही कुछ, उसको प्लग करने की जरूरत है, उस पे पैसा देने की जरूरत है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग को वही करना है कि उसको प्लग द गैप्स इन द एग्जिस्टिंग प्लान। आज का प्लान जो है कहीं पर गैप रही, उसको नए साल में उस गैप को गैप फंडिंग कर लीजिए और उसको जोड़ने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका कंटिन्यूटी रही रहेगा, सप्लाई चेन सही नहीं बनेगी, आपका डाउन द लाइन चेन नहीं बनेगा, तब तक कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। यही हमारे मुकाबले में वेस्ट में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है। वहां पे मेडिसिन में, मैं विस्कॉन्सिन में थी, तो वहां पे क्या कर रहे थे वो लोग, जब कोई सड़क का पैच ठीक कर रहे हैं, दे आर पुटिंग ए ह्यूज बोर्ड देयर, ऐसे ऐसे है, ये सिचुएशन है, ये इतना लेंथ हमने काम करना है, ये मटेरियल डालना है, दिस मटेरियल इज टू बी फिक्स। इसमें अगर आपकी कोई सजेशन है, कोई ग्रीवेंस है, वो आप यहाँ पे इस नंबर पे या इस व्हाट्सएप पे दे दीजिए। मतलब कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिटी को मुझे क्या है, मेनू की वाला मामला नहीं करना है। एवरीबडी हैज टू बी पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। आपको कम्युनिटी को साथ लेके चलना है, क्योंकि वी आर गोइंग टू द, वी आर अ थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। हम तो छोटा मोटा मुल्क थोड़ी है, हमको ऐसा अपना बिहेवियर भी चेंज करना है एज ह्यूमंस, एज पीपल ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि हम बिलोंग टू ए सिविलाइजेशन, बिलोंग टू एन ओल्डर सिविलाइजेशन। हमारे पास बहुत सभ्यता है, हमारे पास बहुत बैकग्राउंड है टू बी प्राउड ऑफ। तो उस वजह से उसको आगे चलाने के लिए वी हैव टू वर्क टुगेदर। Correct. So, like you have mentioned regarding the community. So, community that is the common people. कम्युनिटी हमारे कॉमन पीपल से बनती है, और हमारा जो कानून है, हमारे जो इंडिया की ब्यूटी ये है कि हर एक इंसान को इक्वल राइट्स मिले हुए हैं। सो जो गवर्नमेंट के पास राइट्स है टू डू दैट एक्टिविटी, इवन हमारे पास भी वही राइट्स है, हम भी वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कानून हमें आज़ादी देता है। तो एक आम इंसान को क्या करना चाहिए दैट दे कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट कि वो अर्बन फ्लडिंग को रोक पाए और इस प्रॉब्लम का हल वो खुद से निकाल पाए। What is that you should be doing it? बिल्कुल बिल्कुल सही। क्या है, क्या कर सकता है इंसान? इंसान ये कर सकता है जो कॉमन है, वो कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने घर में आपको प्लग करने हैं अपने लीकेजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो आप कर सकते हैं, आपका घर है, आप कर सकते हैं प्लग। उससे दिन का अगर आप कतरा इसका निकलता है ना, नलकों का, टैप्स का निकलता है कतरा, तो यू लूज अराउंड 400 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे। वो बहुत ह्यूज लॉस है, और वो कहाँ जाएगा? और दूसरा, प्लानिंग करनी है आपको, वहां जमीन को सांस लेने देना है, जमीन को छोड़ना है साइडों में। आपके आप दिल्ली की बात कर लीजिए ना, asphalt, concrete everywhere. ये जो एयर पोल्यूशन का इशू है, कॉन्क्रीट्स एंड कॉन्क्रीट, वी हैव नॉट क्रिएटेड ग्रीन स्पेसेस। तो भी दिल्ली में थोड़ा सा है, मुझे लगता है बाहर के सिटीज में, जो दूसरे मेट्रोपॉलिटन है, उसमें कम होता जा रहा है। तो हमको ग्रीन स्पेसेस क्रिएट करनी है बहुत ज्यादा। आपके घर में, फॉर एग्जांपल, आपके घर में, आप तो घर में अपना पौधे 4-5 तो लगा सकते हैं। इवन इफ यू आर लिविंग इन अ फ्लैट में भी आप गमलों में डाल के पौधे लगा सकते हैं। वो कोई आपको रोकता नहीं है। वो छोटी छोटी चीजें हैं। आपका आप पॉलिथीन इस्तेमाल मत कीजिए, और बच्चों को ये बोलिए कि पॉलिथीन इस्तेमाल मत करो। वो चिप्स के रैपर लाते हैं, फेंकते हैं ऐसे ही, गोज इनटू द ड्रेन्स।
एंड दैट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ब्लॉकेड्स। आप उसको कर सकते हैं, घर में तो कर सकते हैं ना, पॉलिथीन का यूज कम कर सकते हैं, ये रैपर चिप्स पहले तो बच्चों को देने नहीं चाहिए, एनकरेज ही नहीं करना चाहिए। अगर अब कोई खाता है उसके लिए भी वो है तो उसको उसको एक जगह जमा करके ये कर लीजिए। और दूसरा कि सेग्रीगेशन जो है आपका, आप किचन वेस्ट का सेग्रीगेशन कर लीजिए। किचन वेस्ट का जो आपका सब्जी का निकलता है उसमें there is a technology, you can change it into vermi compost। आप घर में ही वर्मी कॉम्पोस्ट यूज कर सकते हैं। आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसको सेग्रीगेशन का हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, घर में तो हमारे पास है ना, मेरे पास किचन में क्या क्या है, क्या निकलता है क्या नहीं निकलता, उसको सेग्रीगेट तो कर सकते हैं ना। क्योंकि रिसाइकलिंग का इश्यू हमारे पास बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस रिसाइकलिंग का इश्यू है। हम रिसाइकलिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो प्लानिंग का, अगेन वो मैं आपको बात कर रही थी, प्लानिंग का इश्यू है। मैं आपको श्रीनगर की अगर एक मिसाल दे दूं, यहाँ पे अच्छन का एक डंप है, उसमें लेगेसी वेस्ट है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ लेगेसी वेस्ट। एनजीटी ने बोला उसको लेगेसी वेस्ट को खत्म करो। गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू डू इट, nobody is able to do it। वहां पे एनवायरमेंटलिस्ट कोई नहीं है, वहां पे एसएमसी में म्युनिसिपल कमिटीज में कोई एनवायरमेंटल नहीं है, कोई एनवायरमेंटल साइंटिस्ट नहीं है, तो जो उसको बताए क्या करना है। विद द रिजल्ट वी आर डंपिंग मनी, वी आर डंपिंग मनी, वी आर डंपिंग मनी, नथिंग इज। अब परसों एनजीटी ने फिर से 15,000 और समथिंग फाइन कर दिया, मतलब वो गवर्नमेंट के जेब से फिर से निकलेगा और दैट फाइन विल गो टू एनजीटी। नुकसान किसका है? नुकसान हमारी इकोनॉमी का है, क्योंकि जो पैसा हमारे वेलफेयर के लिए यूज हो जाएगा वो हम फाइनों में इस्तेमाल करेंगे। एनजीटी इज डूइंग हिज वर्क, देयर वर्क, तो म्युनिसिपैलिटी अपना काम कर रही है आइसोलेशन में, इन साइलोज, वी वर्क इन साइलोज। हमारा माइंडसेट जो है ना, दैट नीड्स टू बी चेंज्ड, क्योंकि हमको डेवलपमेंट, क्योंकि ये जमाना वो नहीं रहा कि हम साइलोज में काम करें। ये अब it is a matter of climate change and sustainability। हमको जिंदा रहना, अगर हम यही हाल रहा तो आपको वाटर सिक्योरिटी का इश्यू हो जाएगा, हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर नहीं होगा। बाय 2050 जो प्रेडिक्शन है, अगर वो ठीक हो जाए तो हम तो कहीं नहीं रहेंगे, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं रहेगा। तो ये साइलोज में काम नहीं करना है हमको। वी हैव टू इंटीग्रेट ऑल एफर्ट्स टुगेदर एट लोकल लेवल, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट सिटी लेवल, एंड डू ऑल जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स है, जो हमारे पास प्लानिंग है, उसको इकट्ठे करके करना है। एवरीबॉडी हैज टू गिव हिज इनपुट। मैम, आपने बहुत अच्छी चीज बोली कि अभी हाईलाइट बहुत अच्छा चीज किया, दैट इज अभी जो प्लानिंग का इशू है। बेसिकली हमारे पास सारी चीजें मौजूद है, हमारे सिस्टम में है, हमारे लोगों के पास है, लेकिन प्लानिंग का इशू है और कोऑपरेशन का इशू है। हम लोग प्रॉब्लली चीजों को बहुत ज्यादा ईगो में लेकर के टीम वर्क को छोड़ देते हैं। तो अगर टीम वर्क होना शुरू हो जाए तो चीजें बहुत बहुत ईजी बन जाएगी। Absolutely. और एक और चीज दैट यू हैव हाईलाइटेड, दैट इज बाय 2050 इंडिया में ड्रिंकिंग वाटर की स्कैसिटी हो जाएगी। ये हालत तब है जब इंडिया के पास सरप्लस अमाउंट में वाटर है फॉर एवरी सिटीजन। बिल्कुल। और फिर भी हम बचा नहीं पा रहे हैं। अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे ना, यू हैव टू इम्प्लीमेंट। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत अच्छा, क्योंकि जब मैंने ये प्रोजेक्ट लिया था झारखंड में और समवेयर, अनदर प्रोजेक्ट वाज ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग NAFCC के अंडर, नेशनल एडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज में। पैसा बहुत है, पैसे की मैंने आगे स्ट्रेसिंग, पैसे की कोई कमी नहीं हमारे पास। वी हैव टू मेक प्लान्स, वी हैव टू मेक कंप्रहेंसिव प्लान्स हमको बनानी है। ये देखिए, वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मिथ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारी इंडस्ट्री है। जो आप मुंबई की बात कर लीजिए, थाने से लेके मुंबई एंड देन फरीदाबाद एंड देन दिल्ली में जो हमारे पास जो इंडस्ट्रियल बेल्ट्स है। देखिए, मुंबई इज आवर इकोनॉमिक इंजन। मुंबई इज नॉट ए सिटी, दैट्स आवर इकोनॉमिक इंजन। वी कैन नॉट प्ले विद इट, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक लॉस हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में हो जाएगा अगर इसको हम नहीं देखेंगे। आप देखिए, वहां पे जो इंडस्ट्री है उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी
मैंडेटरी, जैसे मैं कंपनीज एक्ट की बात कर रहा हूं, उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी रखना चाहिए। एवरी इंडस्ट्रियल हाउस देयर शुड बी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि हमको ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बड़ी जरूरत है, क्योंकि हम ग्राउंड वाटर जो ड्रॉ करते हैं ना, तो वो खत्म होता जा रहा है। हमारा ग्राउंड वाटर ही नहीं, कहीं पे आप खोदिए कहीं पे भी ग्राउंड वाटर नीचे मिलेगा ही नहीं। तो उसको मैंडेटरी बनाने की, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज नॉट ए बिग इशू, इट इज एन इजी। आपका ग्राउंड वाटर एक्विफर भी रिचार्ज हो जाता है, आपका पानी भी साफ शिफाफ मिलता है, तो आपको क्यों नहीं करेंगे आप, व्हाई नॉट। हमारा उसमें बड़े प्रोजेक्ट्स बने हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशन, वही मैं बात करूंगी फिर से कि इम्प्लीमेंटेशन का इश्यू है, जहां पे ग्राउंड लेवल में ये नहीं चला जाता है। क्योंकि आपके पास बोलने वाला, म्युनिसिपैलिटीज में आप देखिए ना, बोलने वाला कोई तो हो ना जो बोले कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग रखो। There should be somebody, environmentalists should be part of the municipalities throughout the country. वो उनको बताए कि हमारे पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज एन इजी ऑप्शन। घर में बाल्टी भी रखे ना, तो तब भी पानी जमा हो जाता है, यू कैन यूटिलाइज दैट पानी। आपका आरओ से, जब बात कर रहे थे हम, आरओ से जो पानी निकलता है, आरओ की एक फैशन बन गया, आरओ से जो पानी निकलता है, यू हैव टू यूज दैट पानी, व्हाई शुड यू वेस्ट दैट वाटर। आप वाटर इतना खर्च करते हैं, आप हमारे गार्डन्स में, हमारे लेक्स में, क्योंकि हमारे पास जो ये है, देखिए, और एक ये मुझे याद आ गया कि जहां जहां पैडी कल्टीवेशन होती है, जहां जहां भात खाने वाले लोग हैं, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर एंड दिस बेल्ट और नॉर्थ बेल्ट, भात खाने वाले लोग, ये वाटर इंटेंसिव पैडी कल्टीवेशन है, पानी बहुत यूज हो जाता है। पानी आपके पास कम, अगर इसमें पानी 6 इंच का पानी रहना चाहिए स्टैंडिंग इन पैडी, तो आपका उस पर रिसर्च होनी चाहिए। some research was going on at Seri Kashmir Institute of University of Agriculture Sciences कश्मीर में। मैं एक ये गई थी, एक इस पे कुछ काम हो रहा था उसमें, मगर एक चीज है, उसको रिसर्च करने की जरूरत है। हम कम पानी में इसको उगा सकते हैं नहीं, दिस कैन बी अ रिसर्च टॉपिक। हाउ टू डिक्रीज कैसे हम करें 6 इंच से 2 इंच पानी या 3 इंच पानी, वी कैन यूटिलाइज, वी कैन सेव वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये चीजें, ये प्रॉब्लम्स हमारे पास है, लाइव प्रॉब्लम्स हमारे पास है, एटलीस्ट वी कैन रियली यूटिलाइज इट एंड क्रिएट डेटा, क्योंकि डेटा इंपॉर्टेंट है, जिस डेटा पे हम आगे चलेंगे, जो प्लानर्स के लिए बनेगा ए प्लेटफॉर्म टू प्लान थिंग्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी, तो ये बहुत ही अगर मैं अपना बेल्ट देखूं, जिस बेल्ट में हमारी ये राइस की फार्मिंग होती है, उस बेल्ट में सरप्लस अमाउंट पे रेन आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्दर्न बेल्ट, टुवर्ड्स कोलकाता साइड तक का पूरा अच्छा खासा हिमालयन रेंज से पानी पहुंचता है। इवन when I go towards the Kerala side, वहां पर भी sufficient amount पर rain होता है, but because of that urban issues, urban rain water का issue हो रहा है, because of that हमारा पानी सारा जाया हो रहा है और oceans में चला जा रहा है, and we are not able to utilize that water. So कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, अगर हम लोग एक नॉर्मल, because government is doing their work, apart from government, अगर हर एक सिटीजन ने एक ओथ ले लिया एज अ, जो हमारे इस व्यूअर्स हैं इस चैनल के, उन लोगों ने अगर एक ओथ ले लिया, एक एक स्मॉल एक्टिविटी भी अगर करने लगे, तो हमारे देश को एक अच्छा खासा ग्रोथ मिल जाएगा। एब्सोल्युटली। आपका पॉपुलेशन ही इतना ज्यादा है, अगर हम 10 लीटर भी पानी दिन में एक हाउस होल्ड, हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ ये क्यूबिक मीटर पानी अवेलेबल होगा, आपके पास ट्रिलियंस ऑफ लीटर्स होंगे, आपके पास कमी नहीं होगी। बट वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू प्रिजर्व आवर वाटर एंड वी हैव टू स्टोर आवर वाटर, वी हैव नॉट टू अलाउ दिस अर्बन फ्लडिंग जो हमारी हो रही है, वी कैन नॉट अफोर्ड इट। क्योंकि आप देखिए ना, जो दिल्ली में स्मार्ट टाउन बने, ऑलमोस्ट फ्लोट करते हैं, you go in rain, you are not able to walk, और उसमें ये हो जाता है, जो आपके सुकेज पिट है, सेप्टिक टैंक है, वहां से सारा निकल के आपके घरों में आ जाता है, तो उससे ह्यूमन कॉस्ट कितना ज्यादा हो जाता है। आपके पास जवानों को भी हो जाता है, बुजुर्ग हो जाते हैं, बच्चे होते हैं, दे गेट इफेक्टेड। आपका हेल्थ जब खराब हो जाएगा तो आपका आउटपुट कम हो जाएगा ना,
when you are not, you should be a healthy nation. अगर आप अनहेल्दी रहेंगे, आपके वर्क आउटपुट पे भी फर्क पड़ेगा, आपका काम भी नहीं इतना निकल सकता है, आपका बीमार रहना भी हमारी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, आपके हॉस्पिटल्स पे इतना ज्यादा प्रेशर है, हॉस्पिटल्स कहाँ पे इतना कैटर करेंगे, कहाँ कैटर करेंगे? तो ये जो इसका अर्बन फ्लडिंग का उसमें ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपके और एक इशू है कि अगर पानी सिस्टर्न टैंक्स का पानी है, हम एक यूरिनेट करते हैं, फिर उसमें हम 10 लीटर का पानी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम मग होता है हर एक, यहाँ हमारे इंडिया में एक कल्चर है, मग होता है हर एक, इसमें ये अमेरिका की तरह नहीं है, वहां मग भी नहीं होता है। We used to carry mugs from this place to that place. मग नहीं होता है, यहाँ पे मग्स होते हैं, लोटे हर जगह, हर इसमें होते हैं, तो उसमें एक मग उठा के उसमें डाल दे, काम बनेगा। वो अगर आप यू गो फॉर 2, यू कैन यूज लिटिल वाटर, क्योंकि हमारे सिस्टर्न टैंक्स पुराने जमाने में 25-35 लीटर के होते थे। अब खैर जगवार ने और दूसरे कंपनीज ने कुछ इसको कम कर दिया, बट यू यूज वाटर। और हम हमारे बाथरूम्स में ये है, टब्स है, वॉश बेदिंग टब्स है, हम बेदिंग एरियाज अलग है। अगर हम बाल्टीन का इस्तेमाल करें, बाल्टीन का इस्तेमाल किसको बताएंगे? बाल्टीन का इस्तेमाल पुराने जमाने में हम करते थे, एक बाल्टीन से पूरा नहाना हो जाता था, किसको बताएं? आज हमको वी हैव टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन, एटलीस्ट अगर एक हफ्ते में 4 दिन हम ये ऑप्शन करेंगे, वी कैन रियली सेव लॉट ऑफ वाटर। शॉवर ना इस्तेमाल करें, बाथटब ना इस्तेमाल करें, उसमें जाया करते हैं पानी हम कितना। अर्बन में कुछ इलीट में जो हमारे पास हायर ग्रुप है, वो 528 लीटर 528 लीटर पर पर्सन इस्तेमाल करता है दिन को। हम करते हैं कोई 200, हम आम से लोग करते हैं 200-250 लीटर पर डे। जो हमारा एस्टिमेट है 135 लीटर्स पर डे है, एवरेज जो इंडियन है। तो हमारे पास हायर जो क्लास है वो 528 लीटर्स पर डे भी इस्तेमाल करता है। मतलब दे हैव टू थिंक अगेन, इंडस्ट्रियल हाउसेस हैव टू थिंक, बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस हैव टू थिंक कि दे हैव टू चेंज देयर हैबिट्स, एंड एवरीबॉडी हैज टू चेंज देयर हैबिट्स, क्योंकि हम कम इस्तेमाल करें, बाथरूम में कम इस्तेमाल पानी करें। एटलीस्ट ये एक्सरसाइज करें कि 4 दिन हम बाल्टी से नहाएंगे, 3 दिन अगर हम टब का इस्तेमाल करेंगे या शॉवर का इस्तेमाल करेंगे, तो वी कैन सेव लॉट ऑफ वाटर, वी कैन सेव लॉट ऑफ वाटर। सो यू मीन टू से कि हम लोग अगर बाल्टी का यूज करते हैं रादर देन शावर, तो पानी कम जाया होगा। एब्सोल्युटली, एक बाल्टी में आपका 10 लीटर आता है या 12 लीटर आता है पानी, आप उससे आराम से नहा सकते हैं। मेल्स पर्टिकुलरली एब्सोल्युटली दिस, अगर फीमेल का बाल का थोड़ा सा वो है 1-2 लीटर और लग जाए, बस नॉट मोर देन दैट, 15 लीटर में हमारा भी हो जाएगा। फीमेल का अगर किसी की बाल लंबे है, वो उसको तो थोड़ा सा यूज हो जाता है ज्यादा वाटर। फॉर मेल्स इट इज एब्सोल्युटली ओके टू हैव 10 लीटर बाथ, कोई वो नहीं है। 5-7 इसमें हो जाता है। ये पुराने जमाने में एवरीबडी यूज्ड टू डू इट। आज थोड़ी ये है, हम आज ही जिंदा हो, हम पुराने जमाने में भी जिंदा थे, और वहां पे भी लोग जिंदा होते थे, और वो ज्यादा लिव करते थे, और हेल्दी लिव, दे वर लिविंग हेल्दियर देन अस। दुनिया की तब सबसे पुरानी सभ्यता है हम लोग, एंड वी हैव टू रिकॉल आवर लर्निंग्स, जो कि हम लोग ने हमारे पूर्वजों से सीखा। उस सब चीजों को यूज करें तो प्रॉब्लम हमारा सस्टेनेबल लाइफ हो जाएगा, इतने इश्यूज है वो सॉल्व हो जाएगा। पानी तो जरूरी है, पानी यू हैव टू सेव, पानी यू हैव टू सेव। करेक्ट। सो कुछ टेकअवेज हैं जो आपने अभी काफी चीज बताई है, उसमें से 2-3 पॉइंटर्स आई हैव नोटेड डाउन। वन इज कंस्ट्रक्शन को थोड़ा हमें ध्यान से करना पड़ेगा। व्हाइल डूइंग दैट कंस्ट्रक्शन वी हैव टू डू द प्लानिंग ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑल्सो। अच्छा, यहाँ पर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दिस इज जस्ट अ थॉट। अभी तक मैंने ये थॉट किसी से शेयर नहीं किया है, बिकॉज वी आर डूइंग इट छोटे छोटे लेवल पर लोग करते हैं। मेरे माइंड में ये एक थॉट है कि जो हम अपने एसीज का इंस्टॉलेशन करते हैं, उसके आउटलेट को हम नाली में पानी ड्रेनेज को डाल देते हैं। इफ वी डू अ प्रॉपर प्लानिंग कि उस पूरे कनेक्शंस को एक वाटर टैंक में डाल दे फॉर द एंटायर सोसाइटी। लेट्स से एक बिल्डिंग में 5 फ्लोर्स या 10 फ्लोर्स आर देयर, हर फ्लोर पर 4 घर हैं, तो 40 हाउसेज आर देयर।
तो 40 हाउसेस का अगर हमने ड्रेन, वो जो एसी का पाइप है, एक प्रॉपर चैनल से प्लानिंग करके, कंस्ट्रक्शन करके और एक टैंक में डाल दें, तो वी कैन प्रॉबली उसी सोसाइटी की जो क्लीनिंग होती है, दैट इज जो झाड़ू पोछा वगैरह होता है, वी कैन यूज द सेम वाटर फॉर द क्लीनिंग. एब्सोल्युटली, सो दिस इज वन एब्सोल्युटली, 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 वो तो जरूरी है. और एक और चीज है जो कि आरओ का पानी, बिकॉज आरओ हैज बिकमिंग अ न्यू नॉर्मल फॉर एवरी हाउस होल्ड, बिकॉज अब हम लोग डायरेक्टली टैप का पानी नहीं पी पाते हैं. तो प्रॉबली दैट इज द माइंडसेट, क्योंकि बहुत सारे शहरों में बहुत अच्छा पानी आता है. बिकॉज मैं खुद यूपी से हूँ, तो मैंने यूपी में भी देखा, ईस्टर्न यूपी में ठीक ठाक पानी आता है, डायरेक्टली ड्रिंकेबल वाटर है. आपका कश्मीर साइड में भी ड्रिंकेबल वाटर है. पानी आप पीते थे लोग पुराने जमाने में, आज ही थोड़ी आरओ से हर कोई पीता था. हाँ, करेक्ट. तो अपना, मैं महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में भी ड्रिंकेबल वाटर मिल जाता है, क्योंकि वहां पर भी पूरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके वो लोग यूज करते हैं, बहुत अच्छा पानी मिलता है. बट स्टिल द माइंडसेट सेज आरओ है तो अच्छा है, तो स्टिल ठीक है, नहीं, हम आरओ यूज बड़े करते हैं. आदमी है, आरओ है हमारे घर में, तो बड़े आदमी है. हम बड़े आदमी है. तो अगर हम आरओ का जो आउटलेट है, जो पानी जहां से निकलते नाली में निकल जाता है, क्योंकि अभी हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ठीक है, उसको मग में, बाल्टी में या किसी ड्रम में डाल दें इन हाउस. बट अगर हम लोग ने प्रॉपर कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही एक प्रॉपर चैनलाइज कर दिया कि हर किचन में एक आउटलेट दे दिया, कि जैसे कि गैस पाइपलाइन का आउटलेट होता है, द बिल्कुल. सेम अगर हमने उस पाइप का कनेक्शन डाल दिया, so that every household they can connect that. वही तो और मैं वो बता रही हूँ, इट हैज टू बी पार्ट ऑफ द प्लानिंग. जब आपको बिल्डिंग परमिशन मिलता है, उसमें ये चीजें रहनी चाहिए. अब ये चीजें शुड बी इनबिल्ट, क्योंकि तब तक हिंदुस्तानी नहीं करेगा, तब तक वो विल नॉट एग्री, जब तक ये एक लॉ नहीं होगा, एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होगा, फिर हम करेंगे. ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का होना चाहिए. आप देखिए, एक और इशू में आई वाज जस्ट थिंकिंग कि सुनोलेस, आई वॉज वेरी वरीड अबाउट सुनोलेस कश्मीर फॉर अ लॉन्ग टाइम. हमारा चिले कलान होता है 40 दिन का. इट स्टार्ट्स ऑन 20 दिसंबर, एंड्स ऑन 31 ऑफ जनवरी. तो इस वक्त श्रीनगर में कुछ सुनो नहीं हुआ, इंच और सो. ये क्या रीजन है आपको पता है? हमने एसी दिन रात इस्तेमाल करने, हमारे पास एसीज नहीं होते थे यहाँ पे, एसी दिन रात इस्तेमाल करने. हमाम हम इस्तेमाल करते हैं, एक उसमें हमारा वो जलता है, टिम्बर जलता है, वो यूज करते हैं. बुखारी कितनी यूज होती है. यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया कि प्रेसिपिटेशन उस हद तक जाती ही नहीं है कि बर्फ हो जाए. बर्फ होती ही नहीं है. आप इट इज जो हायर रीचेस में है, बर्फ हायर रीचेस में हो गई. श्रीनगर सिटीज और वैली के जो लोअर प्लेन्स है, वहां बर्फ ही नहीं हुई बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हमारा टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा है और वो टेम्परेचर स्नो को बनने ही नहीं देता है. दिस इज द हार्श रियलिटी अनिलेश, दिस द हार्श रियलिटी वी आर फेसिंग. और इट विल, ये साल के बाद ये इंक्रीज होता जाएगा. and it is very bad for the entire Himalayan region. आपके पास हिमालयन रीजन में जो ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रहे हैं. इस वक्त मेल्ट हो देंगे तो जून जुलाई में क्या हाल होगा? वहां पानी नहीं होगा. बिल्कुल सही बात है. These are hard realities. We have to और हमारे नॉर्थ वेस्ट में हमारा बहुत रिच है. We have a rich country. ऐसा नहीं है. We have to channelize our resources together for a developed and for a higher developed country for all of us to live in. Correct. So as a closure, what all things that you want to give message to all your viewers कि these are the things that they should be taking care. As a closure, आप अगर कुछ अपने points रख पाए तो. जी. ये पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ सिटीजन, यू कंसिडर योरसेल्फ एज अ सिटीजन फर्स्ट ऑफ ऑल. तो उसमें जो हमारे घर में रिक्वायरमेंट है उसको पहले ठीक कर लीजिए. आप अपना प्लग्स होल, जो लीकेजेस है वो सारे ठीक कर लीजिए. आपका भी फायदा है और सरकार का भी फायदा और पानी का भी फायदा है. नंबर 2, जो एसीज की आप बात करें, इट्स अ वेरी गुड दिस थिंग कि अगर वहां पानी वहां जमा किया जाए और वो यूज किया जाए फॉर क्लीनिंग, फॉर लॉन्स, गाड़ियां धोने के लिए हम ड्रिंकिंग वाटर इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए, गाड़ियों के लिए. और हमारे जो आउटलेट्स है, कार वॉशिंग के आउटलेट्स है, उनको वो पानी सप्लाई हो जाता है कहीं पे एक उस एरिया में जहां पे वो है, और उस घर के जो पानी सप्लाई हो जाता है. नथिंग लाइक इट, दैट शुड बी एन ऑप्शन. 2 चीज है. 3 चीज, अपना जो है आरओ का पानी जो है, आरओ का पानी इज टू बी यूज्ड
वो उसको जाया नहीं होने देना है। थर्डली, रैपर जो है आपके बच्चों को उनको बताइए कि मत ये मत फेंको, रैपर जो है चिप्स के, बाकी पॉलिथीन पे जो है, और गो लोकल। दैट इज माय फर्स्ट जो मेरा सीरियस और टेक अवे होगा ना, वो है गो लोकल। आपको जरूरत नहीं है अमेरिका से और इंग्लैंड से सेब खाने की या अंगूर खाने की या नाशपाती खाने की। आपको लोकल भी मिलता है, जो आपके पास लोकल फ्रूट है, जो आपके पास लोकल सब्जी है, गो फॉर दैट। क्योंकि हमारा लोकल वेंडर जो है उसको भी जिंदा रहना है। उसको हम जो ब्रांड का इशू है, और एक हमारे इंडियन सोसाइटी में अब ब्रांड्स हो गए हैं, ब्रांड है, ये फलानी ब्रांड है, ये फलानी ब्रांड है। फलानी ब्रांड बच्चों को सिखाइए कि ब्रांड कुछ नहीं होता, ये पहनने के लिए हम तब भी वूल का इस्तेमाल। आज वूल का जो मैं कल भी बात करें, आपके वूल की स्वेटर जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मिलती है, वो मिलती है 10,000 की। हम पुराने जमाने में वूल की स्वेटर औरतें बुनती थी, प्योर वूल की स्वेटर्स, हमने वो भी छोड़ दिया। और उसको विमेन जो सोशल वेलफेयर स्कीमें हैं, उसमें हमको ये एक स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट, घरों में भी यू एनकरेज दिस टू यंग गर्ल्स कि बुनने की आदत, जो घर में बैठी हैं, दादी या नानी या माएँ जो बैठी है घर में, वो एक बुन सकती है, क्यों नहीं बुन सकती है? अच्छा है, इट इज गुड इफ दे मेक ए स्वेटर। और वूल का स्वेटर बनता है, सिंथेटिक पहनने की जरूरत नहीं है, वो सिखाना है। वो दैट विल बी सोशल वेलफेयर, दैट विल बी फॉर विमेन एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो एंड विमेन एम्पावरमेंट ऑल्सो। वो करना जरूरी है। अपना किचन का वेस्ट का एहतियात कर लीजिए, और बाहर की चीजें मत खाइए, घर में बनाइए चीजें, वो अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपके कंट्री के लिए भी अच्छा है। करेक्ट एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड टेक अवे। हमारे ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा टेक अवे है दैट दे शुड बी यूजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑल दिस थिंग। जब तक हम खुद पे घर पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम बाहर वालों को कैसे सुधार पाएंगे? तो चीजें करना बहुत जरूरी है। आपने वूल के ऊपर भी बहुत अच्छा चीज बोला, और इवन आपने एक और चीज बहुत अच्छा प्रमोट किया कि अगर जो लेडीज या जो भी लोग घर पे हैं और वो अगर वूल का स्वेटर बना करके करते हैं, तो वो भी एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। आपने एक बिजनेस आइडिया भी दे दिया। बिल्कुल पीपल कैन स्टार्ट कि वो घर से भी एक बिजनेस कर सकते हैं। Correct. I think this is a wonderful discussion, but still a lot of more points are there. So because so मैम, हम लोग ने ये पूरा जो सीरीज है, इट विल बी अ सीरीज। आज के सीरीज में तो हम लोग ने सिर्फ रेन वाटर एंड रेन अर्बन इशू और अर्बन फ्लडिंग का डिस्कशन किया, एंड देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड हाउ टू सेफगार्ड द वाटर, इस चीज पे डिस्कस किया। बट स्टिल एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर के देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स जिसे हमें डिस्कस करना है। सो इन दिस सीरीज वी वुड लाइक योर एक्सपर्टीज अगेन कि और चीजें हमें बताइए, सो दैट हम लोग उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाए और खुद को अपना जो कहते हैं ना, दूसरे को सुधारने से पहले खुद को सुधार लो, तो सब चीज खुद भले तो जग भला। तो खुद को सुधार ले तो बहुत अच्छा होगा। एनी टाइम फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, एनी टाइम रेडी ऑलवेज। हमसे कोई फायदा हो जाए, हमारे मुल्क को कोई फायदा हो जाए, ये बड़ी बात है। एटलीस्ट कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल इम्प्रेस हो जाए, कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल इसको कर पाए तो बड़ा होगा। इट इज अ ग्रेट सेटिस्फैक्शन, नथिंग लाइक इट। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you for this wonderful knowledge sharing. Thank you so much for this discussion. Thank you, Anleji. Thank you very much. Bye. Thank you. Bye bye.